जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और जापान के बीच साइन हुआ एक महत्वपूर्ण मिलिट्री कॉपरेशन वाला एग्रीमेंट। एयरफोर्स वेटरन ने किया खुलासा कैसे भुलारी एयरबेस पर ब्रह्मोस ने की थी प्रिसाइज स्ट्राइक। भारत की फ्लाइंग वेज डिफेंस ने अनवील किया अपने AI पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। और बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर फिर से हो चुका है फुली ऑपरेशनल। तो जैसा कि तय था, आज नई दिल्ली में भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच एक बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट हुई है। और इस मीटिंग के बाद जो एक ऑफिशियल जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई है, उसके मुताबिक दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत और जापान के एक स्थिर डिफेंस कॉपरेशन का स्वागत किया है और साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपने ऑपरेशनल कॉपरेशन को और भी मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं इसी तरह से भारत की DRDO, जापान की ATLA अति आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज के मामले में भी अपने बीच के डिफेंस R&D कॉपरेशंस को और मजबूत करेंगे। और इसके अलावा संयुक्त रूप से एडवांस्ड वॉरशिप्स को विकसित करने वाली परियोजनाओं को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें जापान की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और भारत की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एक साथ आएंगी। और जबकि इस हाई लेवल डिफेंस टॉक्स के बीच भारत ने जापान को यह भी कहा है कि जापान पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर ना करे, क्योंकि भारत ने जापान को बताया है कि इस तरह की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं तो आखिरकार पाकिस्तान के थ्रू नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सकती है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ऐसी हरकत कर चुका है। जैसे कि अमेरिका के इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने ही नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी सप्लाई करी थी। और जबकि इसी वर्ष भारत और जापान की जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जिसका नाम है वीर गार्डियन 2026, तो वो भी आयोजित होनी है, जिसमें पहली बार जापानीज एयरफोर्स की जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भारत आएंगे। और जबकि इसी बीच भारत और जापान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के क्षेत्र में एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट को भी साइन किया है, जो कि भारत और जापान की नेवीज को और भी क्लोजर कॉपरेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग से लेकर सर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ये सभी अलग अलग तरह के कॉपरेशंस शामिल हैं। और भारत और जापान का एग्रीमेंट एक ऐसे समय पर है जब जापान अपनी डिफेंस पॉलिसी में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, और वो भी एक ऐसे समय पर जब इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगातार बढ़ रही हैं, नॉर्थ कोरिया भी अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को एडवांस कर रहा है। और इन सब चीज़ों के बीच भारत और जापान का जो कॉपरेशन है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने शिप बॉर्न यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंटीना सिस्टम को भी रिव्यू किया है, जिसे भारत और जापान के बीच फर्स्ट मेजर डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है। और जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि इस तरह का जो कॉपरेशन है ये केवल भारत और जापान के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। NDTV की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स वेटरन एयर मार्शल नागेश कुमार, जो कि कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए और वे ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, तो उनके हवाले से ये खुलासा किया गया कि उनके कमांड में आने वाले फ्रंट लाइन बेस जैसे कि भुज, जैसलमेर, फलौदी, नलिया, जामनगर, जोधपुर, उत्तरलाई, बाड़मेर और पुणे, और भारतीय वायुसेना के पायलट्स का एक ग्रुप अपने कॉकपिट्स में इनमें से ही किसी एक फ्रंट लाइन बेस पर इंतजार कर रहा था। हालांकि उन जेट्स ने किस जगह से उड़ान भरी तो उसको खुलासा नहीं किया गया। और पाकिस्तान के भुलारी में एक अलग थलग सा पड़ा हुआ हैंगर था और इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी हद तक अंदाजा भी था कि वहाँ क्या है। वहाँ पे थे पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले स्वीडिश ओरिजिन के एरियाई एवेक्स एयरक्राफ्ट। तो एयर मार्शल नागेश कुमार ने बताया कि हमारे पायलट्स मिशन के लिए तैयार थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी और लाइन पर थे एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह। और पहले एयर मार्शल नागेश कुमार के मन में ये ख्याल आया कि क्या प्लान में कोई बदलाव हुआ है, क्या कॉकपिट में बैठे और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार पायलटों को मिशन से हटने के लिए कहा जाएगा। तो एयर मार्शल नागेश कुमार का रुख बिल्कुल साफ था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पायलटों को अपना मिशन पूरा करने का मौका ना मिले। तो उन्होंने NDTV के साथ बातचीत में कहा कि एक ऐसा समय भी था जब मुझे इस मिशन के लिए अपने चीफ से झूठ बोलना पड़ा था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उन्हें सच नहीं बताना पड़ा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनसे झूठ बोला, लेकिन मैंने बस उन्हें सच नहीं बताया। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि जो तस्वीर मैं अपने ऑपरेशन रूम में देख रहा था, तो वही तस्वीर वे अपने एयर हेडक्वार्टर्स ऑपरेशन सेंटर में बैठकर देख रहे थे। और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन एयरक्राफ्ट की क्या पोजीशन है। मैंने कहा सर वो अभी उड़ान भरने वाले हैं, और मुझे पक्का पता था कि वे अगले 15 मिनट तक उड़ान नहीं भरने वाले थे, और इसलिए समय के मामले में मैंने उनसे झूठ बोला, क्योंकि उन जेट्स को उड़ाने वाले पायलटों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी पल का इंतजार किया था और सालों की ड्रिल का आखिरकार कोई मतलब निकलने वाला था। बाकी वेपन्स लोड हो चुके थे, एयरक्राफ्ट में आखिरी लीटर तक फ्यूल भर दिया गया था, और हर चेकलिस्ट को एक बार देखा गया, फिर दोबारा देखा गया, क्योंकि इस समय हुई एक गलती सिर्फ गलती नहीं होती। बाकी टारमेक पर तनाव का माहौल था। कॉकपिट में पायलट्स और वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स के बीच धीमी आवाज़ में बातचीत हो रही थी। बातें छोटी और सधी हुई थी, जिनसे कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। हालांकि हर किसी की धड़कनें कुछ और ही बयां कर रही थी। कैनोपी बंद कर दी गई थी, सिस्टम चालू हो गए थे, और इस मिशन के लिए सुखोई Su-30 MKI को चुना गया था, जो भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत है।
और इस फाइटर जेट में दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी लगाया जा चुका था। और फिर एयर मार्शल नागेश कुमार ने बताया कि कैसे एयर चीफ ने पूछा कि वे अभी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था कि हथियार लॉन्च करने में अभी आधा घंटा बाकी है, लेकिन उन्हें पता था कि वे अभी वहाँ नहीं पहुँचे थे। लेकिन एयर मार्शल नागेश कुमार ने पायलट्स को जाने देना था, क्योंकि वे पायलट इतने लंबे समय से वेपन्स को साथ लेकर इंतजार कर रहे थे, और अगर वे उन्हें जाने नहीं देते तो ये गलत होता। और फिर मिशन शुरू हो गया। सुखोई एयरक्राफ्ट लाइन में लगे, रनवे से तेजी से उड़ान भरकर अपने लॉन्च जोन की तरफ बढ़े। वेपन्स को कैलिब्रेट किया जा रहा था। जो एयर सर्च रडार है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट से होने वाले खतरों पर नजर रख रहे थे। अगर दुश्मन का रडार सिग्नल पकड़ में आता तो जेट के कॉकपिट में लगे जो रडार वार्निंग रिसीवर हैं वो आवाज़ करने लगते। और आखिरकार जब वेपन लॉन्च हुआ तो एयर मार्शल कपूर ने एयर चीफ से कहा, सर सब हो गया, हमारे सभी एयरक्राफ्ट वापस आ रहे हैं। और एयर चीफ का कहना था कि जब वे लैंड करें तो मुझे बताना। और आपको स्पष्ट करते कि ये बात हो रही है 10 मई 2025 की, जब पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 11 एयरबेसेस भारतीय वायुसेना ने टारगेट किए थे, और वो भी बेहद ही प्रिसिशन के साथ। और कितने एयरक्राफ्ट उसमें डिस्ट्रॉय हुए, कुछ हवा में कुछ ज़मीन पर, तो उसकी गिनती तो पाकिस्तान भी अभी सही से नहीं कर पाया। और आपको स्पष्ट कर दे कि एयर मार्शल कपूर ने सारी बातें NDTV के पॉडकास्ट कंट्रोल ऑल्ट डिफेंस में बताई हैं। और पूरा एपिसोड आप NDTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर है 52, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है, आपको देखना भी चाहिए कि कैसे भुलारी एयरबेस पर ब्रह्मोस ने इतनी सटीक कार्रवाई करी। बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने AI पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए FWD सुप्रीम लाइट के फ्लाइट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अनवील किया है, और कंपनी के द्वारा इसके वीडियो प्रीव्यू को रिलीज किया गया है, जो कि लगभग 250 किलोग्राम की क्लास का डेमोन्स्ट्रेटर है। और अब ये एयरफ्रेम डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, ग्राउंड टेस्टिंग के माध्यम से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और फ्लाइंग वेज डिफेंस का टारगेट है इस FWD सुप्रीम लाइट के 2026 के तीसरे क्वार्टर तक पहली उड़ान कंडक्ट करना। और आपको स्पष्ट कर दे कि इससे पहले जून के महीने में भी पहले फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने इस FWD सुप्रीम के कॉन्सेप्ट को अनवील किया था, और अब इसी FWD सुप्रीम एयरक्राफ्ट की फैमिली के इस सुप्रीम लाइट को अनवील किया गया है, जो कि उनके इस पूरे प्रोग्राम के फर्स्ट फ्लाइंग टेस्ट बेड की तरह भी सर्व करेगा। और इसके माध्यम से वो एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशंस, फ्लाइट आर्किटेक्चर और कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करेंगे, जो कि बाद में फिर और बड़े वेरिएंट्स में इंटीग्रेट की जाएंगी। और इसे एक न्यू जनरेशन के AI पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह विकसित करने का उद्देश्य है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर से स्वदेशी PGB 500 प्रिसिशन बॉम्ब की टेस्टिंग की जाएगी। बाकी 500 kg क्लास में आने वाले इस प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब की जो मारक क्षमता है वो कितनी रहने वाली है, तो ऑफिशियली उसका कोई एग्जैक्ट फिगर अभी सामने नहीं आया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश वाले मामले पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जैसे कि उनका कहना था कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में LAC के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की सीमा को लेकर जो अलग अलग राय है, क्योंकि सीमा तय नहीं है, और जिससे कुछ कन्फ्यूजन पैदा होता है। हालांकि जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि भारत की टेरिटरी में जो चीन है वो 60 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है, तो इन सभी रिपोर्ट्स को उन्होंने खारिज किया। और न्यूज़ एजेंसी IANS के साथ इस मामले पर एक इंटरव्यू में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि चीन आया और हमारे गांव पर कब्जा कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ज़मीन पर उन्होंने नज़र डाली है, क्योंकि वहाँ कोई सीमांकन नहीं है। हमारे लोग मानते हैं कि हमारी ज़मीन आगे तक फैली हुई है, जबकि चीन की तरफ बसे गाँव जिनमें तिब्बती और स्थानीय लोग शामिल हैं वो दावा करते हैं कि उनकी ज़मीन यहाँ अंदर तक फैली हुई है, और इसलिए भ्रम की स्थिति है। और उनका ये भी कहना था कि आर्मी और ITBP ने पहले के कंपैरिजन में अपनी पेट्रोलिंग को और भी महत्वपूर्ण तरीके से मजबूत किया है। और लॉन्गजू से आगे एक जगह है जहाँ एक घाटी और एक नदी का संगम है और एक गांव बसाया गया है, और यहीं पर चाइनीज़ PLA ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव जैसे दिखने वाली कुछ इमारतें बनाई हैं। और उस ज़मीन पर 1959 में चीन द्वारा कब्जा किया गया था, और फिर 1962 में उन्होंने वहाँ अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया। और अभी हमारे बॉर्डर पॉइंट्स पर हमारी पोस्ट भी मौजूद है। 1962 के बाद से वहाँ चीन और भारत के बीच आना जाना बंद है। हालांकि ऊपर ऊंची पहाड़ियों पर चीनी सेना की गतिविधियाँ निश्चित रूप से बढ़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारे में हमारे ग्रामीणों की चिंताएं बिल्कुल जायज़ हैं और हमें उन्हें बहुत गंभीरता से लेना भी चाहिए। लेकिन ऐसे झूठ बोलना कि 60 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और बांग्लादेश या दूसरी जगहों की ऐसी तस्वीरें पोस्ट करके ये दावा करना कि चाइनीज़ आर्मी ने अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ करी है, तो इस तरह की गलत जानकारी फैलाने से वहाँ तैनात हमारी आर्मी के जवानों और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है और देश में भ्रम पैदा होता है, जो कि सही नहीं है। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि अभी भी अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में स्टैंड ऑफ को लेकर जो करंट स्टेटस है उस पर कोई भी सही तरीके से क्लैरिटी नहीं है। करीब 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में स्थित इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी बैरिकेड्स और पार्किंग पोल्स को हटा दिया था। तो पाकिस्तान के इस एक्शन के बाद अब भारत ने भी अपनी टिट फॉर टैट वाली डिप्लोमेसी दिखाते हुए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से स्ट्रक्चर्स और बैरिकेड्स के सेक्शन को हटाया है,
क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स और बैरिकेड्स हैं तो वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अप्रूव्ड बाउंड्री के बियॉन्ड थे, तो इसलिए भारत ने भी इस इलीगल स्ट्रक्चर पर बुलडोजर एक्शन लिया और उनको हटा दिया। इसके अलावा एक जानकारी और सामने आई कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बहावलपुर में पाकिस्तान के सुअरों के संगठन जैश के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया था, जिसमें जैश के कई सारे सुअर तो होरीफाइड हुए ही थे, लेकिन उसके साथ साथ इस हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है तो वो भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई थी। लेकिन अब एक लेटेस्ट वीडियो सामने आई है जिससे कन्फर्म हुआ है कि बहावलपुर में जैश का जो हेडक्वार्टर है मरकज सुबहान अल्लाह, तो यहाँ पे रिपेयरिंग का कार्य पूरा हो चुका है और अब ये फिर से फुली ऑपरेशनल है। पर खैर कोई बात नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस की इन्वेंट्री में और भी प्रिसाइज वेपन सब शामिल हो चुके हैं, तो उनकी भी तो टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए सही है जैश ने अपने इस हेडक्वार्टर का काम पूरा कर लिया है। बाकी न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर चाइनीज़ और टर्किश मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा नोटिस की गई है, जबकि सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया कि संभावित रूप से इन एयरक्राफ्ट की मदद से पाकिस्तान के लिए और भी अधिक मिलिट्री इक्विपमेंट लाए जा रहे होंगे, जिनमें ड्रोन्स और अन्य डिफेंस रिलेटेड मटेरियल्स हो सकते हैं। और पाकिस्तान और चाइना के हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अनयूजुअल तरीके से यहाँ पे देखी गई है, जो कि किसी रूटीन मिलिट्री ट्रैफिक के बजाय एक कोऑर्डिनेटेड लॉजिस्टिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही लवप्रीत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में नायक रवि रंजन कुमार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2011 में गुरेज सेक्टर में लेफ्टिनेंट नवदेव सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई रवि फोतेदार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेसेस को भारत ने टारगेट किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।